नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आरो यारो एग्ज़ाम 2024 के लिए 100 दिन का हमारा रिवीजन प्लान गतिमान है, आज उसका डे 5 है। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको कल आपको डिलीवर हो जाना था, लेकिन थोड़ा-सा काम रहा और काम की व्यस्तता के चलते ये वीडियो कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इस वजह से आज ये आपके लिए डिलीवर हो रहा है। जो शेड्यूल मैंने आप सभी लोगों के साथ में शेयर किया था उसमें मैंने संडे को फ्री रखा था, रिज़र्व रखा था और संडे को रिज़र्व रखने का उद्देश्य यही था कि किसी कारणवश अगर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है तो संडे को उस काम को हम जो है कवर कर सकें। इससे हमारी जो निरंतरता है, रेगुलरिटी है वो बनी रहेगी और जो टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं 100 दिन का वो समय पर अचीव होगा। ठीक है, तो बातें होती रहेंगी, जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति के तहत नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि और रेपो रेट में कमी की जाती है? ठीक है, ये कुछ टर्म हैं, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इनके बारे में आपको पता होगा। अगर आप पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की, इनके बारे में आपको पता होगा। और अगर नहीं भी पता है तो मेरी एक सीरीज़ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोज़ नहीं हैं, उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स की 2 अलग अलग सीरीज़ हैं, एक एनसीईआरटी वाली है, एक बेसिक जो टर्म होते हैं या बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का उससे जुड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, एक दिन में आप देख लेंगे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जितना भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी मौद्रिक नीति के तहत जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है, नकद आरक्षित अनुपात होता है, इसके साथ साथ हमारा जो सांवेदिक तरलता अनुपात होता है जिसको हम एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों में वृद्धि हो जाती है और रेपो रेट जो है हमारी कम हो जाती है, वो किस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत होता है? तो ये होता है सर संकुचित मौद्रिक नीति के तहत। ठीक है, संकुचित मौद्रिक नीति में क्या होता है, जो हमारा सीआरआर है और एसएलआर है ये बढ़ जाते हैं और रेपो रेट में कमी कर दी जाती है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, वो क्या होती है। इकोनॉमी में मौद्रिक प्रवाह को यानी मनी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक विभिन्न नीतिगत कदम उठाते हैं और इन्हीं नीतियों को समग्र रूप से क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। और हमारी मौद्रिक नीति को विनियमित करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, आरबीआई की है। ठीक है, आरबीआई जो है वो हमारे देश की मौद्रिक नीति को क्या करता है? रेगुलेट करता है। मौद्रिक नीति किसी भी देश की आर्थिक नीति का ऐसा कंपोनेंट है जिसके माध्यम से ब्याज दर, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति, इनको कंट्रोल करते हुए जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, आर्थिक समृद्धि दर है, उसको प्रमोट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। ये सरकार को राजकोषीय नीति के साथ में एक तालमेल बना करके आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करती है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मौद्रिक नीति के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये मौद्रिक नीति अलग अलग तरह की होती हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं जिससे जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न था। तो सबसे पहले जो हमारा आंसर था इस प्रश्न का, संकुचित मौद्रिक नीति, इसी को समझते हैं कि ये होती क्या है। हमारी वित्तीय व्यवस्था में वित्त का मतलब है धन या पैसा। ठीक है, वित्त की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से जो संकुचित मौद्रिक नीति है ये बनाई जाती है। संकुचित नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, संकुचन। ठीक है, किसी भी चीज़ का कम होना, छोटा होना, उसका आकार कम हो जाना। तो वित्तीय व्यवस्था में वित्त की मात्रा को कम करने का उद्देश्य किसका होता है? संकुचित मौद्रिक नीति का होता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है या नकद आरक्षित अनुपात होता है, इसके साथ साथ जो हमारा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एसएलआर जिसको कहते हैं, इन दोनों में वृद्धि होती है, रेपो रेट में कमी कर दी जाती है। ठीक है, सीआरआर वैसे होता है क्या है, एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। नकद आरक्षित अनुपात वो होता है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं, यानी जो हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उनको कुछ धन सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। ठीक है, ये जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये कुछ पैसा किसके फॉर्म में? सीआरआर के फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा करते हैं। ठीक है, रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई जो है अन्य कमर्शियल बैंक्स को क्या देता है? ऋण देता है, पैसा देता है, ये रेपो रेट होती है। और सांविधिक तरलता अनुपात यानी जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये जो है जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनको ऋण देने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, सहायता उनकी प्रदान करता है।
विस्तारित मौद्रिक नीति ये क्या होती है? इसका उद्देश्य है वित्तीय प्रणाली में वित्त की मात्रा में वृद्धि करना। अब जैसे ऊपर आपने देखा संकुचित मौद्रिक नीति, ये है विस्तारित मौद्रिक नीति। ये दोनों ही एक दूसरे के कैसे अपोजिट होते हैं? आपने जो संकुचित मौद्रिक नीति में देखा उसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, वो विस्तारित मौद्रिक नीति है। भाई संकुचन का मतलब रोकना, किसी भी चीज़ को कम करना, और विस्तारित का मतलब है उसको फैलाना। तो यहाँ पर जो हमारा वित्त है या पैसा है उसकी वृद्धि करने की बात की जाती है विस्तारित मौद्रिक नीति में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य होता है वित्तीय प्रणाली में, फाइनेंशियल सिस्टम में वित्त की मात्रा में वृद्धि करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR और सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR और रेपो रेट में क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। ये किसके अंतर्गत होता है? विस्तारित मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता है। इसके बाद में महंगी मौद्रिक नीति आती है। इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। और नगद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी दरों में वृद्धि इसके अंतर्गत आती है। ये महंगी मौद्रिक नीति का उदाहरण है। सस्ती मौद्रिक नीति ये क्या होती है? सस्ती मौद्रिक नीति के तहत तरलता में वृद्धि करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से जो ब्याज दर हैं वो कम कर दी जाती हैं। और कभी कभी अगर मंदी की स्थिति है, आर्थिक मंदी की स्थिति है, उससे निपटने के लिए भी तरलता में वृद्धि की जाती है। और ये भी किसका उदाहरण है? सस्ती मौद्रिक नीति का उदाहरण है। और इन चीज़ों को और थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर अगर बिल्कुल बेसिक में घुस गए तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि ये वैसे भी वीडियो आपका लंबा हो जाता है, 1-1.5 घंटे का हो जाता है, और इसमें अगर बेसिक में ज़्यादा में हम चले गए तो फिर ये वीडियो पहुंच जाएगा 2.5-3 घंटे का, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोरिंग होगा आप लोगों के लिए भी। तो समय निकाल के NCERT वाली सीरीज़ थोड़ा सा देख लेना। 9th वाला छोड़ देना अगर ज़्यादा दिक्कत है, 10th वाला छोड़ देना, 11th-12th वाला ज़रूर देख लेना। बहुत छोटी छोटी वीडियो NCERT की, उनको ये इसी चैनल पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है। सीमांत स्थायी सुविधा दर, इसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें से सही कथन को आपको चुनना है। तो ये जो सीमांत स्थायी सुविधा दर थी ये 2011 में RBI के द्वारा प्रतिपादित की गई। और दूसरा कथन है कि इसके तहत RBI जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 14 दिन के लिए ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये 14 दिन के लिए ऋण प्रदान इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर को बोलते हैं हम MSF, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं MSF रेट, ठीक है। फुल फॉर्म होता है इसका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये इस प्रकार का ब्याज दर होता है जिसके आधार पर RBI जो अनुसूचित कमर्शियल बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, उनको एक रात के लिए ऋण देता है केवल, ठीक है। कुछ ये मान लीजिए कि कुछ घंटे, 12 घंटे के लिए उनको ऋण प्रदान करता है। किस दर पर? सीमांत स्थायी सुविधा दर पर। इसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो जिस रेट पर ये रात भर के लिए ऋण प्रदान किया जाता है RBI के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को, इसी रेट को हम सीमांत स्थायी सुविधा दर कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि कोई अगर इमरजेंसी की कंडीशन है बैंकों में, ठीक है, आपातकालीन स्थिति है, तो बैंकों की जो लिक्विडिटी संबंधी प्रॉब्लम होती है, तरलता संबंधी प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करना। इसके अंतर्गत RBI जो है वो NDTL का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, तो RBI जो होता है वो NDTL की 1% राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है कमर्शियल बैंकों को। ये जो अवधारणा थी MSF की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, ये अवधारणा RBI के द्वारा 2011 में लाई गई थी। 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। तरलता समायोजन सुविधा के तहत सभी प्रकार के जो वाणिज्यिक बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं या फिर गैर सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं, ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर के तहत केवल अनुसूचित बैंक ही रिजर्व से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि जब भी किसकी बात हो, MSF की बात हो, MSF के तहत जो ऋण दिया जाता है किसके द्वारा? RBI के द्वारा। वो केवल किसको दिया जाता है? वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाता है, सभी वाणिज्यिक बैंकों को नहीं दिया जाता, ठीक है। यानी कुछ जो चुनिंदा अनुसूचित बैंक हैं उन्हीं को ऋण RBI के द्वारा MSF पर दिया जाता है। तरलता समायोजन सुविधा के तहत न्यूनतम उधारी राशि 5 करोड़ रुपए है। और जो हमारा प्रश्न है MSF रेट के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है RBI के द्वारा, उसमें जो है न्यूनतम उधार की राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति क्या होती है?
तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है, आंसर पर फोकस रखें। सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति क्या होती है? तो ये एक ऐसी परिसंपत्ति होती है जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए की श्रेणी में न हो। ठीक है, ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए की श्रेणी में हो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति। एनपीए यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको विस्तार से जानेंगे नीचे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो टर्म यूज हुआ है हमारे प्रश्न में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए। ये एनपीए को हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। और ये एनपीए या गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां होती क्या हैं? ये बैंक द्वारा ग्राहकों को दिया गया ऐसा ऋण है जिसका भुगतान 90 दिन या उससे अधिक समय से नहीं किया जा रहा हो, उसी को हम एनपीए बोलेंगे। ठीक है, यानी बैंक का जो भी कस्टमर है, तो एक बैंक का कस्टमर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, या फिर बैंकों का कस्टमर बैंक भी होती हैं। ठीक है, तो बैंक द्वारा उसका जो भी कस्टमर है जिसको मैंने अभी बताया, उसको कोई ऋण दिया गया और उस ऋण का भुगतान 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, कम से कम 90 दिन का इसमें टाइम पीरियड है, तो 90 दिन हो गए हैं और उस ऋण का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो जो पैसा उस ग्राहक को दिया गया था बैंक के द्वारा, वो क्या बन जाएगा? बैंक की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब वो ऐसा एसेट है जो किसी भी तरह का कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना तो उससे ब्याज आ रही है, ना उसका जो मूलधन है बैंक का वो लौट करके आ रहा है, वो किसी भी तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो आरबीआई ने जोखिम के आधार पर एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 3 भागों में बांटा है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति, जिससे जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन था, सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति। तो ये ऐसी परिसंपत्ति होती है जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए की श्रेणी में है। मतलब एनपीए की कैटेगरी में कब आएगी? जब 90 दिन हो जाएंगे कम से कम, और 90 से या कम से कम 90 दिन या 90 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और किसी भी तरह का पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, तो 90 दिन होते ही वो एनपीए बन जाएगा। और एनपीए बनने के 12 महीने, ठीक है, मैक्सिमम 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए की श्रेणी में अगर कोई पैसा आ गया है या कोई संपत्ति आ गई है तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति। इसके बाद में आती है संदिग्ध परिसंपत्ति। ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने से अधिक अवधि तक सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में है। सब स्टैंडर्ड श्रेणी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो कोई भी परिसंपत्ति जो 12 महीने से अधिक किस कैटेगरी में चली गई? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चली गई, उसको संदिग्ध परिसंपत्ति बोलेंगे। यानी अब बैंक को लग रहा है कि भैया पैसा वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये संदिग्ध स्थिति में चला गया। और तीसरा है हानि वाली परिसंपत्ति। तो ऐसी परिसंपत्तियां जो 36 महीने के बाद यानी 3 साल के बाद भी एनपीए की श्रेणी में हैं, कोई भी पैसा नहीं आया है, कोई भी ब्याज नहीं मिला है, तो वो हानि वाली परिसंपत्ति कहलाती है, क्योंकि बैंक ये समझ लेता है कि अब ये पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है हानि वाली परिसंपत्ति कहलाती है। चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? ठीक है, तो जुलाई 1948 तक, जुलाई 1948 तक जो हमारा आरबीआई था, इसने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा हमारी आरबीआई ने म्यांमार के लिए भी काम किया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 1926 में रॉयल कमीशन हिल्टन यंग ने आरबीआई के गठन की सिफारिश करी थी। इसके आधार पर जो रिजर्व बैंक एक्ट था 1934, इसके प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। शुरुआत में इसका जो हेड ऑफिस था कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। वर्तमान में भी आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। स्टार्टिंग में ये निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन 1949 में क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद में ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक बन गया है। आरबीआई ने अप्रैल 1947 तक म्यांमार का और जुलाई 1948 तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक बनकर भी काम किया था। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किस राज्य के बैंकर के रूप में कार्य नहीं करता है? ठीक है, किस राज्य के बैंकर के रूप में आरबीआई काम नहीं करता है? तो सिक्किम राज्य के बैंकर के रूप में आरबीआई काम नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत केंद्र सरकार अपनी समस्त धनराशि का अंतरण, विनिमय और बैंकिंग लेन देन, लोक ऋण का प्रबंधन,
रिजर्व बैंक के माध्यम से करती है। ठीक है, केंद्र सरकार जो भी लेन देन हो गया, बैंकिंग की जो भी उसकी कामकाज हैं, या लोक ऋण का प्रबंधन की बात हो, मैनेजमेंट, ठीक है, पब्लिक जो भी उसके पास उधारी होती है, लोक ऋण यानी लोन वगैरह जो गवर्नमेंट के पास होता है, उस पूरे का जो रेगुलेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सरकार अपनी शेष नगद राशियों को भी, कोई पैसा अगर गवर्नमेंट के पास बचता है तो उसको भी वो रिजर्व बैंक में जमा कराती है। आरबीआई राज्य सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके लिए करार होता है राज्यों के साथ, किसका? आरबीआई का। आरबीआई राज्यों के साथ में करार करती है, उस करार के तहत बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में आरबीआई भारत में सिक्किम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों, ठीक है, पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है, और सभी राज्यों के साथ क्या कर रही है? बैंकर के रूप में कार्य कर रही है। सिक्किम के लिए लोक ऋण के प्रबंधन के संदर्भ में आरबीआई ने सिक्किम सरकार के साथ में जो करार था वो बड़ा लिमिटेड करार था, इस वजह से वो सिक्किम के साथ में बैंकर का कार्य नहीं कर रही है। रिजर्व बैंक में केंद्र सरकार के लिए न्यूनतम नकदी शेष बनाए रखना अपेक्षित है, यानी उसको कुछ पैसा जो है उसके पास होना चाहिए। न्यूनतम एक नकदी या नगद धनराशि शेष बनाए रखना कहाँ पे? आरबीआई में, क्योंकि केंद्र सरकार भी तो कुछ पैसा अपना आरबीआई में जमा करती है, तो उसका भी एक क्या कहते हैं, एक मिनिमम बाउंडेशन होती है उस पर कि इतना पैसा तो कम से कम केंद्र सरकार को आरबीआई में अपना रखना ही रखना है। तो वर्तमान में ये जो राशि है दैनिक आधार पर 10 करोड़ रुपए है, और केंद्र व रिजर्व बैंक के वार्षिक लेखाबंदी पर 100 करोड़ रुपए, ये इसकी क्या है? बाउंडिंग है, लिमिटेशन है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। पहला है कि इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, किसकी? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की। और दूसरा है कि इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना हुई और आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। कौन कौन से क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये 4 क्षेत्र दे रखे हैं, रियल एस्टेट, आपका विधि व्यवसाय, ई लर्निंग और चिकित्सा। तो तृतीयक क्षेत्र जैसा कि आप सभी जानते हैं सर्विस सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्रक होता है, और इस सेवा क्षेत्रक में जो है रियल एस्टेट और चिकित्सा वाले फील्ड जो है वो आते हैं। तो 1 और 4 जो है इसके सही ऑप्शन है। अब ये क्षेत्रक जो होते हैं हमारी इकॉनमी के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। परंपरागत रूप से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है सीएसओ, इसने भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, के 3 क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। हालांकि ये जब इसको डिवाइड किया गया था तब चीज़ें और परिस्थितियां कुछ अलग तरह की हुआ करती थी। वर्तमान में कार्य करने का जो दायरा है और काम करने के जो भी संसाधन हैं, साधन हैं, वो काफ़ी बढ़ गए हैं, उनमें वृद्धि हो गई है। तो सुविधा के लिए उनको भी कैटेगराइज करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए 2 अलग क्षेत्रक और यहाँ पर बताए जाते हैं, चतुर्थ क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक। ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से परंपरागत तरीके से कितने क्षेत्रकों में बांटा जाता है, तो वो 3 ही हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो इस क्षेत्र के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक की, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है कि जो अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कृषि से मिलते हैं। ज़्यादातर जो उत्पाद होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं। इसमें कृषि आ जाता है, डेयरी आ जाता है, मत्स्यन आ जाता है, ठीक है, और वन आ जाता है। तो यहाँ से जो है हमें प्राकृतिक उत्पाद, नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होते हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि और उसका सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत शामिल जो क्षेत्र हैं, कृषि वाला क्षेत्र आ जाता है, वन क्षेत्र, इससे भी जितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या मत्स्यन क्षेत्र या खनन क्षेत्र। ठीक है, एक तरह से रॉ मटेरियल जो है वो इसी क्षेत्रक से प्राप्त होता है। कौन से क्षेत्रक से? प्राथमिक क्षेत्रक से। इसके बाद में द्वितीयक क्षेत्रक आता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त उत्पादों और को मशीनों की सहायता से जो है उत्पादन किया जाता है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, प्राथमिक क्षेत्रक से हमको क्या मिला? रॉ मटेरियल मिला। उस रॉ मटेरियल की सहायता से उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके मशीनों की सहायता से जो है अन्य चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। कौन से क्षेत्रक में? तृतीयक क्षेत्रक में। तो एक तरह से जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्री वगैरह है, वो किस में आ जाती है? द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है? विशेष रूप से निर्माण किया जाता है चीज़ों को। क्या किया जाता है? निर्माण, विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्रक है आपका, वो द्वितीयक क्षेत्रक है, सेकेंडरी सेक्टर है। इसमें प्राथमिक क्षेत्रक के कच्चे माल का उपयोग करके मशीनों की सहायता से
जो है चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। इस प्रकार यहाँ प्राथमिक क्षेत्रक से प्राथमिक क्षेत्रक के जो भी उत्पाद होते हैं उन पर काम करके उनसे द्वारा अन्य चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करके उसका क्या किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है, मूल्यवर्धन किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अंतर्गत शामिल जो प्रमुख उद्योग हैं वो कौन से हैं? विनिर्माण उद्योग, यानी जो भी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं वो सारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। निर्माण क्षेत्रक वो भी सारा इसी के अंतर्गत आ जाता है, कंस्ट्रक्शन वाला काम हो गया, ठीक है। जल विद्युत या गैस आपूर्ति से जुड़ी हुई चीज़ें वो सारी द्वितीयक क्षेत्रक में आती हैं। इसके बाद में तृतीयक क्षेत्रक आता है। ये दोनों क्षेत्रकों की सहायता करता है, चाहे प्राइमरी सेक्टर की बात करें चाहे सेकेंडरी सेक्टर की बात करें। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की जो उत्पादन गतिविधियां हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं, उनमें हेल्प करने का काम होता है टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर मेनली वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं होता है, वस्तुओं के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये हेल्प करने का काम करता है तृतीयक क्षेत्रक। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जॉब सेक्टर इसको बोल देते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्रक जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, और ये कई बार पूछा भी गया है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पर एक तरह से नौकरी पेशा लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं? तो इसमें होटल और रेस्टोरेंट हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा, ठीक है, संचार, भंडारण, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चिकित्सा से जुड़ी हुई चीज़ें, रियल एस्टेट, प्रतिरक्षा, ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। और ये नौकरी देता है, मतलब नौकरियों से जुड़ा हुआ फील्ड है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। चतुर्थक क्षेत्र में ज्ञान और कौशल आधारित सेवाओं का क्षेत्र होता है, जैसे पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करके प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनका डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है चतुर्थक क्षेत्र में आ जाती हैं। पंचम क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में उच्चतम स्तर पर निर्णय प्रक्रिया से जुड़ी सेवाओं की बात की जाती है, ये उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से अफसर लाइन की चीज़ें होती हैं, ऑफिसर टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं यहाँ पे वरिष्ठतम व्यावसायिक अधिकारी, या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, विधि व्यवसाय की बात कर रहे हैं, ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं वो पंचम क्षेत्रक में आती हैं। इस वजह से इसको एक नाम दिया जाता है गोल्ड कॉलर जॉब, ठीक है। पंचम क्षेत्र को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है, ये अपर लेवल की जॉब हो जाती हैं सारी। कौन सा वित्तीय उपकरण प्राथमिक श्रेणी का है? तो यहाँ पे 4 चीज़ें दे रखी हैं, इक्विटी, साख पत्र, वायदा, विनिमय ऋण। कौन सा इसमें से प्राइमरी कैटेगरी का वित्तीय उपकरण है, फाइनेंशियल टूल है? तो ये इक्विटी होता है, ठीक है। इक्विटी का वैसे मतलब क्या होता है? आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताइएगा इक्विटी क्या होता है। इक्विटी वैसे कोई भी जैसे कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में मान के चलिए आपने कुछ शेयर खरीदे उस कंपनी के, तो आपकी उस कंपनी में क्या हो गई सर? हिस्सेदारी हो गई। तो आपकी हिस्सेदारी का जो भी मौद्रिक मूल्य होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो आपकी उस कंपनी में इक्विटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन है जो मैं याद कर पा रहा हूँ अभी। भाई देखिए, मैं भी प्रोफेसर नहीं हूँ इकोनॉमिक्स का, आपकी तरह ही कभी तैयारी किया करता था, अभी छोड़ रखी है, सब छोड़ दिया है। तो अब अपना चल रहा है, ठीक है, आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जितनी हो जाती है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यही इक्विटी का फुल फॉर्म है, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा वित्तीय उपकरण प्राथमिक श्रेणी का वित्तीय उपकरण है, तो ये इक्विटी है। और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। वित्तीय उपकरण या साधन जो होते हैं वो दो पक्षों के बीच में एक प्रकार का मौद्रिक अनुबंध है, ठीक है, एक तरह का बॉन्ड होता है जिसका क्या किया जा सकता है? व्यापार किया जा सकता है, या जिन्हें पूंजी के पैकेज के रूप में भी देखा जा सकता है। तो प्राथमिक वित्तीय उपकरण, जैसा कि हमारा प्रश्न था उसमें पूछ रहा था कि कौन सा प्राथमिक वित्तीय उपकरण है, तो ये प्राथमिक वित्तीय उपकरण होते क्या हैं उसको देखते हैं। तो प्राथमिक वित्तीय उपकरण ऐसे वित्तीय इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसका मूल्य अपने बाजार मूल्य पर आधारित होता है, और इसके अंतर्गत आते हैं इक्विटी, बॉन्ड, ऋण, उधार, प्राप्तियां और देयताएं, नगद जमा, ये सारी चीज़ें प्राथमिक वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आता है इसके बाद में डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण। ये क्या है? ये ऐसे वित्तीय उपकरण हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है, और इसका मूल्य और लाभ इसके अंतर्गत परिसंपत्ति के समझौते पर निर्भर होता है, जैसे वायदा, वित्तीय विकल्प, स्वैप,
वित्तीय प्रतिभूति साख पत्र, ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण के अंतर्गत आती हैं। संयोजन वित्तीय उपकरण, इसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं, जैसे परिवर्तनीय ऋण, दोहरा मुद्रा बॉन्ड, विनिमय ऋण और इक्विटी लिंक्ड नोट्स, ये सारी चीज़ें संयोजन वित्तीय उपकरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। 9वां प्रश्न है, कॉल मनी मार्केट अत्यंत लघु अवधि वाले फंड का बाजार होता है और कारण दे रखा है, इसमें उधार लेन देन की सीमाओं का निर्धारण सेबी के द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन जो दे रखा है कॉल मनी मार्केट के बारे में, ये बहुत छोटी अवधि वाले फंड का बाजार है, ये बात सही है, लेकिन इसमें लेन देन की जो भी सीमाएं होती हैं उनका निर्धारण सेबी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ए सही है, बी गलत है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मुद्रा बाजार, पहले मुद्रा बाजार समझते हैं। मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है, यहाँ लघु अवधि के लिए मौद्रिक संपत्तियों का या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, प्रतिभूति को सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति, इनकी खरीदा बेची जो होती है वो 1 वर्ष से कम टाइम के लिए, लघु अवधि का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष से कम टाइम के लिए मौद्रिक संपत्तियों का या सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय होता है, वो मुद्रा बाजार में होता है। और जो कॉल मनी मार्केट हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, ये एक प्रकार का मुद्रा बाजार का ही एक एसेट है, उपकरण है। ठीक है, कॉल मनी बाजार अत्यंत लघु अवधि वाले फंड का बाजार होता है, यानी इसमें जो खरीदा बेची होती है मौद्रिक संपत्तियों की और प्रतिभूतियों की, वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। ठीक है, और सामान्यतः इस अवधि को 1 रात की अवधि कहा जाता है। ठीक है, 1 रात की अवधि के लिए कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी प्रतिभूति है, उसके फंड का उधार लेन देन जो होता है वो 1 रात के लिए होता है। किसमें, कॉल मनी मार्केट में। कॉल मनी बाजार में हिस्सा लेने वाली संस्थाओं में कौन कौन शामिल होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं इसमें सहकारी बैंक शामिल होते हैं और प्राइमरी डीलर जो होते हैं वो सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें जो क्षेत्रीय वाणिज्यिक बैंक हैं और इसके अलावा जो भूमि विकास बैंक हैं वे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वे भाग नहीं ले सकते हैं। अब जब कॉल मनी मार्केट में जिन प्रतिभूतियों की खरीदा बेची होती है, ठीक है, या उधारी एक तरह से ली जाती है, दी जाती है, तो उस पर एक ब्याज लगता है। ठीक है, और वो ब्याज की जो दर होती है उसको कॉल दर कहते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको, कॉल दर कहते हैं। कॉल मनी का जो विनिमय होता है, ठीक है, आदान प्रदान जो होता है, वो मुख्यतः बैंकों के बीच में होता है। एक बैंक से दूसरी बैंक के बीच में जो प्रतिभूतियां होती हैं या जो भी धन होता है उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। तो ये बैंकों के बीच में होता है। दिन प्रतिदिन के कारोबार में जिस बैंक के पास में नगद राशि शेष रहती है वो बैंक अन्य बैंकों को जिसके पास नगद राशि की कमी होती है ऋण प्रदान करता है। ठीक है, डेली बेसिस पर बैंकों का जो भी कारोबार है उसमें किसी बैंक के पास में दिन का जब अंत हो रहा है, ठीक है, डे का एंड हो रहा है, तो किसी के पास जो नगद कैश है वो ज़्यादा है और किसी के पास नगद की कमी हो गई, तो कमी वाला जो होता है जिसके पास ज़्यादा राशि शेष बची है उससे 1 रात के लिए उधार देता है और फिर उसको जो है अगले दिन इसी तरीके से मैनेज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉल मनी मार्केट में होता है। कॉल मनी मार्केट एक तरह से लघु अवधि का इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो कॉल मनी मतलब कॉल करके मनी, एक कॉल पे मनी आ जाए आपके पास में, तो कॉल पे जो मनी आता है सर वो हमेशा ही जाए। आप अपने आसपास देख लीजिए, वो हमेशा कैसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, छोटी अवधि के लिए होता है। तो कॉल मनी में क्या होता है, ये एक दिन के लिए जब उधार धन उधार दिया जाए या लिया जाए तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉल मनी बोल देते हैं। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कॉल मनी मार्केट के बारे में। तो जो कॉल मनी की बात यहाँ पे चल रही थी, तो वो कॉल मनी 3 तरह के होते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। तो सबसे पहले हम कॉल मनी को यहाँ पे देख रहे हैं। तो कॉल मनी होता है वह धन जो एक दिन के लिए, 1 डे के लिए उधार दिया जाए या लिया जाए, वो कॉल मनी कहलाता है। नोटिस मनी कौन सा होता है, 2 से 14 दिन की अवधि के लिए जब धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है तो उसको नोटिस मनी कहते हैं। और टर्म मनी कौन सा होता है, जब धन 14 दिन से ज़्यादा की अवधि के लिए लेन देन उसका किया जाए, उधार दिया जाए या लिया जाए, तो उसको टर्म मनी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यह कर केवल वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। और दूसरा है, यह
जो जीएसटी है ये उस राज्य में लगाया जाता है यहाँ वस्तुओं का निर्माण होता है। तो देखिए निर्माण पर तो ये वैसे भी नहीं लगता है, जहाँ वस्तुओं का उपभोग होता है, जहाँ वस्तुएं यूज की जाती हैं वहाँ जीएसटी लगता है, जहाँ निर्माण होता है वहाँ जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, और यह कर केवल वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है तो ये भी गलत है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये केवल वस्तुओं पर लगने वाला कर नहीं है, ये वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों ही गलत हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। इसे जुलाई 2017 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह निर्माता से उपभोक्ता तक जहाँ पर ये सामान बनता है या कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है वहाँ से लेकर के उस प्रोडक्ट को जो भी कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, यूज़ करता है, वहाँ तक जो भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक सिंगल टैक्स होता है। जीएसटी उस राज्य में लगाया जाता है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है, जहाँ पर वे यूज की जाती हैं, ना वहाँ पर नहीं लगाया जाता जहाँ पर ये बनती हैं। तो इसे किस तरीके का कर हम कह सकते हैं? गंतव्य आधारित कर हम इसको कह सकते हैं। जीएसटी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों के प्रतिस्थापन के रूप में काम करता है। आप जानते हैं इससे पहले कई सारे अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, सभी टैक्सों को मिला करके समाहित करके एक ही टैक्स बना दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पेट्रोलियम क्रूड यानी कच्चा तेल जो होता है, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी स्थगित कर दिया गया है और वर्तमान में केंद्र के उत्पाद शुल्क और वैट के अंतर्गत ये जो सारी चीज़ें हैं आती हैं। ठीक है, जीएसटी के कितने स्लैब हैं, कितने टैक्स स्लैब हैं? तो ये 5 टैक्स स्लैब हैं जीएसटी के, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी की जो दर होती है, रेट होती है, इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जीएसटी परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है सर विअनुज्ञप्तिकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं डिलाइसेंसिंग। ठीक है, डिलाइसेंसिंग ये किसकी विशेषता है? तो ये उदारीकरण की विशेषता है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें जब भी आर्थिक सुधारों वाला हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको एलपीजी वाली नीति के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसको संक्षेप में हम एलपीजी कहते हैं। तो उसमें से जो उदारीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उदारीकरण की प्रक्रिया है जो है उसके अंतर्गत जो है डिलाइसेंसिंग की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी भी काम को या कोई भी उद्योग है या कोई भी निर्माण उद्योग है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए या उसको चलाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उसको आसान बनाने के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को या तो ख़त्म कर दिया जाता है या लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है। ठीक है, जिससे कि उद्योगों की स्थिति में सुधार हो, क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी क्रिटिकल होती है। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत होती है और उस लाइसेंस को बनवाने में पैसा भी लगता है, इसके साथ साथ समय भी लगता है। तो कभी कभी हम जो है अपने काम को ठीक तरीके से कर नहीं पाते हैं या काम शुरू करने से पहले ही उसको बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें करी जाती हैं किसके लिए, किस व्यवस्था के अंतर्गत करी जाती हैं? ये उदारीकरण के अंतर्गत करी जाती हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। भारत में अनेक उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता की समाप्ति को ही डी लाइसेंसिंग कहा जाता है। भारत सरकार ने 1991 में, ये वर्ष भारत में वित्तीय सुधारों या आर्थिक सुधारों का वर्ष माना जाता है, यहीं से शुरुआत हुई थी। 1991 में नए आर्थिक सुधारों की घोषणा करी थी इंडियन गवर्नमेंट ने और इसे नई आर्थिक नीति या एलपीजी के नाम से जाना जाता है, जहां एल का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और जी का अर्थ है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इसमें जो उदारीकरण है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। उदारीकरण एक नीतिगत उपाय है जिसके माध्यम से एक अर्थव्यवस्था से अनावश्यक जो प्रतिबंध होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है और जो ज़रूरी प्रतिबंध हैं, यानी कुछ ऐसे प्रतिबंध भी होते हैं जो ज़रूरी भी हैं, हर प्रतिबंध को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिबंध जो ज़रूरी नहीं है उनको ख़त्म कर सकते हैं और जो कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जो कि आवश्यक हैं, लगने भी चाहिए, तो उन प्रतिबंधों को थोड़ा सा आसान कर दिया जाता है या जो भी उनके तहत कार्य होते हैं उनमें थोड़ी सी ढिलाई बरती जाती है, शिथिलीकरण उसका किया जाता है। ये किस में किया जाता है? ये उदारीकरण में किया जाता है।
उदारीकरण की प्रक्रिया इस मान्यता पर आधारित होती है कि सरकारी नियंत्रण की अपेक्षा बाजार शक्तियाँ अर्थव्यवस्था का उचित संचालन कर सकती हैं। यानी सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ही अपने हाथ में नहीं रखनी है, कुछ चीज़ें बाजार पर भी छोड़ देनी चाहिए। और इस प्रक्रिया के द्वारा आर्थिक समृद्धि को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है। उदारीकरण की नीति में सरकार की भूमिका केवल कैसी होती है? एक रेगुलेटरी इकाई की तरह होती है, नियामक इकाई की तरह होती है। उदारीकरण की विशेषताएं हैं, इसमें डिलाइसेंसिंग की जाती है, नवीन औद्योगिक नीतियां लाई जाती हैं, ठीक है। और जो चीज़ों पर नियंत्रण होता है, जैसे मान करके चलिए कि सारे जितने भी उद्योग हैं, जितने भी काम धंधे हैं, सभी पर सरकार का प्रभुत्व हो, सभी पर सरकार का नियंत्रण हो। तो जो एकाधिकार की बात है, यहाँ पर नियंत्रण की बात है, सभी चीज़ों पर एक तरह से नियंत्रण करके एकाधिकार जमाना और खुद ही सारी चीज़ों के लिए नियम और विनियम जो है और निर्देश जो हैं वो जारी करना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई बरती जाती है। कुछ कामों को अपने हाथ में रखा जाता है, कुछ कामों को अन्य संस्थाओं या एजेंसियों पर छोड़ दिया जाता है। पूंजी बाजार उन्मुक्ति इसके अंतर्गत आती है। आधारभूत संरचना का विस्तार, ये सारी चीज़ें जो है उदारीकरण की विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन पर सुझाव देने के लिए किस वर्ष अलेक्जेंडर कमेटी का गठन किया था? तो अलेक्जेंडर कमेटी गठित हुई थी 1977 में, ठीक है। ये किस पर संबंधित थी? निर्यात संवर्धन से जुड़ी हुई कमेटी थी, ठीक है। और निर्यात संवर्धन यानी निर्यात को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाया कैसे जाए, निर्यात को बढ़ाने से संबंधित सुझाव जो है अलेक्जेंडर कमेटी के द्वारा दिए गए थे। अब निर्यात संवर्धन या निर्यात को बढ़ाना ये क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी निर्यात करने वाले लोग होते हैं, निर्यातकर्ता होते हैं, उनको अनुदान राशि और बैंक ऋण प्रदान किए जाते हैं और इनमें आसानी की जाती है। निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन की प्रक्रियाएं एक दूसरे की कम्प्लीमेंट होती हैं, पूरक होती हैं। अतः दोनों के लिए एकीकृत नीति बनाकर ही व्यापार घाटे पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर समिति की। तो इस समिति का गठन किया गया था 1977 में। इसकी कुछ सिफारिशें थीं। पहली सिफारिश थी इसकी कि आयात लाइसेंसिंग जो है उसको धीरे धीरे कैसा बनाया जाना चाहिए, उदार बनाया जाना चाहिए, आसान बनाया जाना चाहिए। दूसरा, आयात और बिक्री के लिए ओपन जनरल लाइसेंसिंग का दायरा जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। और तीसरा था, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक का नाम चेंज करके क्या कर देना चाहिए? विदेश व्यापार महानिदेशक कर देना चाहिए। और चौथा था कि निर्यात सब्सिडी को न्यूनतम स्तर तक चरणबद्ध किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा? नए बाज़ारों और उत्पादों की जो शुरुआती प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के बाद में निर्यात जो है वो अपने आप ही कॉम्पिटिटिव बन जाए। इसके लिए जो है इसकी सिफारिशें लागू की गई थी। एग्जिम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है आपको। पहला है, इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। और दूसरा है, यह विदेशों में इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। और दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि ये विदेशों में इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऋण प्रदान करता है। इसमें बोल रहा है कि नहीं करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ से गलत हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। और 1982 में इसका काम स्टार्ट हुआ। परिचालन जो है इसने कब स्टार्ट किया, काम करना कब स्टार्ट किया? 1982 में। इसने एक शीर्ष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में जो है वित्त प्रदान करना या धन प्रदान करना आरंभ किया था। ये बैंक तकनीकी क्षेत्र से लेकर निर्यात उत्पादन, निर्यात मार्केटिंग और विदेशों में इन्वेस्टमेंट, इन सभी से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें सहायता प्रदान करती है। ये विदेशों में निवेश के लिए भी ऋण प्रदान करता है। इसके 5 क्षेत्रक निर्धारित किए गए हैं। और 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कॉरपोरेट बैंकिंग, विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम, परियोजना निर्यात, ऋण व्यवस्थाएं और क्रेता ऋण। ये 5 इसके क्षेत्रक हैं जिनके आधार पर ये क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? वो है मुंबई में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन का मुख्य कार्य नहीं है? तो कृषि विपणन का मुख्य कार्य कृषि के लिए वित्त की व्यवस्था करना
नहीं होता है। बाकी ये तीनों काम करता है। कृषि विपणन के अंतर्गत ये तीनों कार्य आते हैं, किसी भी चीज़ का उत्पादन और उसका एकत्रीकरण, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे अगर क्रम में लगाएंगे तो इस तरह से आएगा, उत्पादन, एकत्रीकरण, उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये ऊपर की तीनों चीज़ें हैं, ए, बी और डी, ये जो है कृषि विपणन के कार्यों में आते हैं। वित्त की व्यवस्था करना ये कृषि विपणन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। कृषि विपणन शब्द से तात्पर्य क्या है? ये उन समस्त विपणन कार्यों, विपणन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग ही बोलते हैं क्या? थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई, हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो जितना पता है उतना बता देते हैं, वैसे मार्केटिंग ही बोलते हैं। तो ये समस्त विपणन कार्यों और सेवाओं से जुड़ी हुई चीज़ होती है जिसको हम कृषि विपणन बोलते हैं। इसके द्वारा कृषि वस्तुएं उत्पादक से लेकर के कहाँ तक पहुँचती हैं? उपभोक्ता तक। जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं, कृषि से जुड़ी हुई वस्तुएं बनती हैं, वहाँ से उसको कंज्यूमर तक पहुँचाना, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कृषि विपणन कहलाता है। और इसके 3 प्रमुख कार्य हैं, जैसा कि हम अभी प्रश्न में ही बात कर रहे थे। उत्पादन करना किसी भी चीज़ का, उसके बाद में उसका एकत्रीकरण, फिर उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद में फिर उसको उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वितरण कहते हैं। कृषि विपणन के द्वितीय कार्य कौन कौन से हैं? ये अभी जो हम बात कर रहे थे ऊपर, उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग और वितरण, ये प्राथमिक कार्य थे, प्राइमरी। अब इसके बाद में इसके द्वितीय कार्य कौन कौन से हैं? तो द्वितीय कार्यों में होता है इसकी ग्रेडिंग। ठीक है, इसकी ग्रेड निर्धारित किए जाते हैं, मानकीकरण किया जाता है, इसकी पैकेजिंग की जाती है, परिवहन व्यवस्था की बात की यहाँ पे होती है, इसके स्टोरेज की बात होती है, भंडारण की बात होती है, वित्त की व्यवस्था करना, जोखिम उठाना और बेचना, ये इसके द्वितीय कार्य हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। अब यहाँ से आपका यूपी स्पेशल स्टार्ट हो गया। ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे यहाँ तक ये इकोनॉमिक्स के थे और डे के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से हम चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो अब यहाँ से हमारे यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस चालू होते हैं। देखिए, उसमें मैंने आज का जो डे है, मतलब कल का डे, वैसे जनरली शनिवार का डे, शनिवार को मैंने क्या बताया है कि जो हमारे प्रश्न हुआ करेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट के हुआ करेंगे। हमारा इसमें इकोनॉमिक्स रहेगा, हमारा इसमें यूपी स्पेशल रहेगा। तो इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, ये दोनों एक बड़े सेगमेंट हैं। इसमें तीसरा सेगमेंट मैंने रखा था एग्रीकल्चर, जो कि काफ़ी बड़ा सेगमेंट नहीं है। तो अब इसमें जैसे जैसे आइडिया आते जाएंगे दिमाग में, मैं बताते जाऊंगा आपको। तो उसमें एग्रीकल्चर है तो उसमें कभी मैं एग्रीकल्चर डालूंगा, कभी उसमें मैं कंप्यूटर डाल दूंगा। ठीक है, या जो भी छोटी छोटी सब्जेक्ट हैं जो पूछी जाती हैं वो उसमें हम तीसरे पार्ट में रखा करेंगे। ठीक है, तो कभी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ जाया करेंगे उसमें, कभी कंप्यूटर वगैरह, या एक आध छोटा मोटा टॉपिक जो होगा पेपर में देख करके वो मैं देख लूँगा, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे इसी में हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनना है। किराना और आगरा घराने का संबंध ख्याल गायकी से है और बनारस और लखनऊ घराने का संबंध ठुमरी गायन से है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगरा और किराना घराना जो है ये ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, और बनारस और लखनऊ घराना आपका ये ठुमरी गायन के लिए जाना जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो मूल है वो नाट्य शास्त्र में निहित है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था आपको पता होगा, भरत मुनि। समय के साथ में भारतीय संगीत की अलग अलग धाराओं में जो है हमारा संगीत विभक्त हुआ, और मुख्य रूप से इनको हम बांटें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटका संगीत पद्धति। तो उत्तर प्रदेश समेत संपूर्ण उत्तर भारत में, पूरे नॉर्थ इंडिया में जो भी हमारा शास्त्रीय संगीत है उसकी हिंदुस्तानी शाखा का प्रचलन है। हिंदुस्तानी शाखा जो है संगीत की, ये जो हमारे 7 स्वर होते हैं, प्राकृतिक स्वर सप्तक जिसको हम कहते हैं, इसके सिद्धांत का पालन करती है। और बाद में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में और विधाएं, जिनकी संख्या 10 थी, ये विकसित हुई, और उन्हीं में से 2 हैं आपकी ख्याल गायकी और ठुमरी गायन। ठीक है, तो ख्याल और ठुमरी ये दोनों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से संबंधित हैं। ख्याल गायकी के बारे में पहले बात करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत की ख्याल गायकी की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। हालांकि ख्याल को विशेष महत्व दिया गया था किसके द्वारा? जौनपुर के शर्की सुल्तान मोहम्मद शर्की के द्वारा। ख्याल की जो रचनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? बंदिशें कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके गायन में अलाप की अपेक्षा तान को अधिक महत्व दिया जाता है, ट्यून को ज़्यादा महत्व देते हैं। अलाप मतलब जैसे करके वो बनाते हैं ना, उसकी अलाप की अपेक्षा तान को, आवाज़ ज़्यादा हो कि नहीं हो, साउंड कैसा आ रहा है वो नहीं,
ट्यूनिंग मैच करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में किराना और आगरा घराना ख्याल गायन के लिए जो है जाने जाते हैं। दो ही घराने हैं विशेष रूप से, ठीक है। ठुमरी गायकी, इसके बारे में देखते हैं। ये हिंदुस्तानी संगीत की एक अर्ध शास्त्रीय शैली है। अर्थ नहीं लिख रहा है यहाँ पे, अर्ध है, ठीक है। अर्ध शास्त्रीय शैली है और इसकी गायकी में नृत्य की गति और भाव का एहसास होता है। इसके ऊपर भक्ति आंदोलन का प्रभाव विद्यमान है। तो इसके जितने भी गीत होते हैं ठुमरी के, इनका जो थीम होता है वो प्रेम होता है, लव होता है, भक्ति होता है, ठीक है। और रचनाओं की भाषा हिंदी, ब्रजभाषा और अवधी होती है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। लोक नृत्य हैं, दूसरी साइड में उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। दादरा लोक नृत्य ये पूर्वांचल में प्रचलित है। डेढ़िया लोक नृत्य ये आपका अवध में प्रचलित है। बरेडी ये आपका बुंदेलखंड में प्रचलित है और झूला ये जो है आपका ब्रज में प्रचलित है। इसके अलावा पूर्वांचल के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं जैसे धोबिया, कटघोड़ा, धीवर, नटवरी, नटुआ या नकटुरा, चौरसिया, ये सभी पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। अवध के लोक नृत्यों की बात करें तो जोगिनी और कलाबाजी ये भी अवध के ही अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड में आपका लट्ठमार नृत्य होता है। लट्ठमार होली बरसाना में होती है, ठीक है। और ये लट्ठमार नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड में होता है। ख्याल हो गया, सौरा या सोहरा इसको कहते हैं, धूरिया, देवी और दीवारी, पाई डंडा, ये लोक नृत्य कहाँ के हैं सर? ये बुंदेलखंड के हैं। ब्रज क्षेत्र के कुछ अन्य लोक नृत्य जैसे चरकुला, घड़ा लोक नृत्य, ठीक है, एक ही बात है। मयूर लोक नृत्य, रास लोक नृत्य, ये सारे ब्रज के हैं। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के लोक नृत्यों में देखें तो कर्मा आता है इसमें। ये सोनभद्र में गोंड, बैगा, कोरकू और खरवार जनजातियों के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इसकी परफॉर्मिंग के दौरान जो नर्तक होता है, नाचने वाला होता है, वो फुदकते हुए पेड़ की पत्तियों व डालियों को काटते व पुजारी के माध्यम से देवता को क्या करते हैं? भेंट देते हैं कर्मा नृत्य में। ठड़िया लोक नृत्य जो है ये देवी सरस्वती से संतान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें श्रद्धालु जो होते हैं देवी सरस्वती का गुणगान करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। चौलर लोक नृत्य जो है ये अच्छी वर्षा और फसल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ढरकहरी लोक नृत्य ये जानवर के सींगों से बने वाद्य यंत्रों के माध्यम से जनजातियों के द्वारा किया जाता है। आगे आते हैं, किस संस्थान की स्थापना सबसे अंत में हुई? 4 संस्थान दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी अकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। तो इसमें से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। चारों के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है ये 31 दिसंबर 1976 को संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा और उसका जो भी साहित्य है इसके विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है ये प्रदेश में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विस्तार में राष्ट्रभाषा हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 1976 को जो है स्थापित किया गया, ठीक है। और इस संस्थान को राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्य स्मृति के अवशेष के रूप में भी देखा जाता है। ये भी कहाँ पे है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। हिंदुस्तानी अकेडमी राष्ट्रभाषा हिंदी और उसके साहित्य के विकास के साथ उर्दू, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी साहित्य की रक्षा और उनके विकास के लिए 29 मार्च 1927 को हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई। ये प्रयागराज में है। संस्था द्वारा भारतीय भाषाओं में मौजूद उच्च कोटि के साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद एवं प्रकाशन का कार्य इसके अंतर्गत कराया जाता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की बात करते हैं। उर्दू भाषा के विकास, संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ की स्थापना की गई। इसके द्वारा उर्दू के मौलिक और अनुदित पुस्तकों के प्रकाशन और उन पर पुरस्कार की योजना चलाई जाती है। अगला है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये लखनऊ में है सर। पर्यटन स्थल हैं और उनसे जुड़े हुए जनपद हैं। ब्राह्मण घाट कहाँ पे है? आपका मथुरा में है। साक्षी गणेश मंदिर ये आपका वाराणसी में है। झारखंडेश्वर मंदिर झारखंडेश्वर महादेव जो पर्यटन स्थल है ये गाज़ियाबाद में है। शाहपीर का मकबरा ये मेरठ में है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में गई। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं।
इनकी जो स्थापना के वर्ष हैं ये गलत दे रखे हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल इसका 227 स्क्वायर किलोमीटर है। स्थापना इसकी 1972 में की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? ये घाघरा नदी की एक सहायक नदी है शारदा नदी, शारदा नदी के तट पर जो है ये स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में संरक्षित क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल 400 स्क्वायर किलोमीटर है। ये गंगा नदी की सहायक नदी घाघरा नदी के तट पर स्थित है और ये अभ्यारण्य जो है इसमें अलग अलग तरह की विभिन्न वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, जिसमें बाघ हो गया, तेंदुए हो गए, भारतीय गैंडा, दलदली हिरण, भौंकने वाले हिरण, सांभर हिरण, जंगली सूअर, ये सारे जीव यहाँ पर मिलते हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशिया फ्लाईवे परियोजना का हिस्सा है? तो एशिया फ्लाईवे परियोजना का हिस्सा है इसमें से हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों से होकर बहने वाली गंगा नदी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। ये हापुड़ और अमरोहा जिलों तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका 2073 स्क्वायर किलोमीटर है और गंगा नदी के तट पर ये स्थित है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें बाघ, तेंदुआ, हाथी, सुस्त भालू, सांबर हिरण, चित्तीदार हिरण और जंगली सूअर। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1986 में। ये अभ्यारण्य जो है दो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन परियोजनाओं के तहत गंगा नदी में मगरमच्छ के बच्चों को छोड़ा जाता है और इसके अलावा WWF के तत्वावधान में हस्तिनापुर अभ्यारण्य के पास में कछुओं के पुनर्वास कार्यक्रम का भी केंद्र है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख क्षेत्र दे रखे हैं। इनमें जिलों की संख्या कितनी कितनी है ये आपको बताना है। पूरे उत्तर प्रदेश को 4 जोन्स में बांटा जाता है। एक पूर्वी क्षेत्र हो गया आपका, एक केंद्रीय क्षेत्र हो गया, एक आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया, एक बुंदेलखंड हो गया। तो पूर्वी क्षेत्र में जिलों की संख्या 28 है, केंद्रीय क्षेत्र में जिलों की संख्या 10 है, पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले आते हैं और बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर इन चारों क्षेत्रों को देखें तो जिले सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? पश्चिमी क्षेत्र में है, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है, किसका है? पूर्वी क्षेत्र का है। तो पूर्वी क्षेत्र बड़ा है, इसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, बड़े से छोटे की ओर क्रम में देखेंगे। इसके बाद में केंद्रीय क्षेत्र आता है और सबसे छोटा है इसमें से बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में निम्न में से सबसे पहले कौन विधानसभा अध्यक्ष बना था? तो नफ़ी उल हसन को सबसे पहला विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में कुल संख्या जो है वो है 403। उत्तर प्रदेश में देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से तुलनात्मक रूप से देखें सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष आप सभी जानते होंगे पुरुषोत्तम दास टंडन थे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना हैं। ठीक है तो यहाँ पर पूछ रहा था कि जो विकल्प दे रखे हैं उनमें सबसे पहले कौन विधानसभा अध्यक्ष बना था? तो नफ़ी उल हसन, जैसा कि प्रश्न में हमने देखा। इनका कार्यकाल 1950 से मई 1952 तक था। आत्माराम गोविंद खेर जो ऑप्शन में दे रखे हैं, इनका कार्यकाल जो था 52 से 62 तक था। मदन मोहन वर्मा अध्यक्ष के रूप में 1962 से 1967 तक रहे और जगदीश शरण अग्रवाल जो थे ये 1967 से मार्च 1969 तक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु वर्गीकरण में पश्चिमी मैदान कृषि वन क्षेत्र में निम्न में से किस मंडल को शामिल किया जाता है? तो पश्चिमी मैदान कृषि वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें से जो मंडल है हमारा वो मेरठ मंडल आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए कृषि विभाग ने 4 जो मेन फैक्टर हैं उनको आधार बनाया है, जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश को अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये 4 कारक कौन कौन से हैं जिनके आधार पर ये विभाजन हुआ है? पहला, मिट्टी के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर, तापमान के आधार पर और ह्यूमन रिसोर्सेज के आधार पर, मानव संसाधन के आधार पर। ठीक है, तो इन चारों कारकों के आधार पर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनके नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। भाबर और तराई का क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्याचल प्रदेश। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न था वो पश्चिमी
मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र से था, तो इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र का जो एरिया है वो लगभग 19.36 लाख हेक्टेयर है। और इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद और बुलंदशहर को जो है पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल किया जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये शारदा नदी के दक्षिणी तट पर है। किस शाखा का संबंध निचली गंगा नहर से नहीं है, तो माठ शाखा जो है ये निचली गंगा नहर से संबंध नहीं रखती है। इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा जानते हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई वाला राज्य है, ये आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना, आगरा और बेतवा, ये नहरों के नाम हैं जो कि प्रमुख नहरें हैं उत्तर प्रदेश की। प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, तो ये शारदा नहर प्रणाली है। हमारा प्रश्न निचली गंगा नहर से जुड़ा हुआ था। ये नहर बुंदेलखंड के नरौरा से निकाली गई है। इसका निर्माण 1872 से 1878 के बीच में किया गया था। और इसकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उन ब्रांचेज़ को मिला करके यानी शाखाओं सहित इसकी जो कुल लंबाई है 8,800 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं, फर्रुखाबाद शाखा है, एक इसकी बेवर शाखा है, एक इसकी कानपुर शाखा है, एक इसकी इटावा और भोगनीपुर शाखा है। ठीक है, तो ये इसकी शाखाएं हैं। अब माठ शाखा जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। ये निचली गंगा नहर से रिलेटेड नहीं है, ये ऊपरी गंगा नहर से संबंधित है माठ शाखा। कौन उत्तर प्रदेश विधान परिषद का 2 बार सभापति रहा है, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 2 बार सभापति रहने वाले व्यक्ति हैं वीरेंद्र स्वरूप जी। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। पहला है कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और दूसरा है इसका हाल नहीं है, सॉरी यहाँ पर ढाल है, स्लोप, ये हाल नहीं है, ढाल समझिएगा इसको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो मध्य मैदानी क्षेत्र है दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है और इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। तो ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है, ये सही है, लेकिन इसका ढाल जो है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर नहीं है। एक कथन सही है इसमें से, पहला वाला। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न था। उत्तर प्रदेश का मध्य मैदानी क्षेत्र जो है ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है, भाबर और तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको गंगा यमुना का मैदानी दोआब भी हम कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। और यमुना नदी इस मैदान की पश्चिमी सीमा और गंडक नदी जो है इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर तक है। इस मैदान का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन कारण से जुड़ा हुआ। कथन है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से जनवरी तक रहती है और कारण दे रखा है कि प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जाड़ों का टाइम होता है वो नवंबर से फरवरी तक रहता है, अक्टूबर से जनवरी तक नहीं रहता है। तो पहला गलत है। और दूसरा है कि प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान जो होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो तापमान का दक्षिण से उत्तर की ओर कम होने का कारण क्या है? तापमान क्या कह रहा है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है, यानी दक्षिण में तापमान ज़्यादा रहता है और उत्तर में तापमान जो होता है वो कम होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो एक तरह से पठारी प्रदेश है, दक्षिण का पठारी प्रदेश, चट्टानी प्रदेश भी जिसको हम कह सकते हैं। तो चट्टानें आपको पता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी अगर सूर्य तप है तो उससे ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो उधर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। सुमेलित करना है, लघु परियोजनाओं के नाम हैं, वे किस जनपद से संबंधित हैं? तो खैरी लघु परियोजना जो है ये सहारनपुर, माधव द्वितीय परियोजना शाहजहांपुर, कर्मनाशा परियोजना चंदौली और डडूंडा परियोजना ये आपका पीलीभीत। ठीक है, रूटिंग प्रक्रिया का उपयोग किस फसल के संदर्भ में किया जाता है? तो रूटिंग जो प्रक्रिया है ये गन्ने की फसल में की जाती है। इसकी जड़ को छोड़ करके बाकी सभी हिस्सों को काट दिया जाता है, तो उसी से फिर दोबारा से जो है फसल ली जाती है, फसल की पैदावार ली जाती है।
ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक जो है ये W.M. एडम्स ने लिखी है, ठीक है। और इसमें जो भी अन्य व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं उनसे जुड़ी हुई पुस्तकों के नाम भी यहाँ पर लिख दिए हैं। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन के द्वारा लिखी गई है। वंदना शिवा का नाम इसमें आया है। इन्होंने बायोपायरेसी, वाटर वॉर्स, अर्थ डेमोक्रेसी, सॉइल नॉट ऑयल, स्टेटिंग अलाइव, द वायलेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पुस्तकों की रचना की है। मासानोबू फुकुओका, इनके द्वारा 1975 में द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन लिखा गया। द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग 1975 में लिखी गई। और सोइंग सीड्स इन द डिजर्ट, ये भी जो है इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता के कारण मिट्टी के कणों में बिखराव होता है? तो मिट्टी के कणों में बिखराव का कारण होता है सोडियम, ठीक है। 34वां प्रश्न आता है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ फसलों की किस्मों के नाम दे रखे हैं और वो फसल बतानी है आपको कौन सी किस्म किस फसल की है। पूसा सिंधु गंगा, ये गेहूं की किस्म है। बरानी दीप, ये धान की किस्म है। पूसा 00, ये चने की किस्म नहीं होती है, ये सरसों की किस्म है, तो ये सी गलत है। और बाकी आपका जो कौशल है ये मूंगफली की किस्म है। बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो बैंगनी क्रांति का संबंध है आपका लेवेंडर की खेती से, ठीक है। लेवेंडर की खेती को क्या बोला जाता है? बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति लेवेंडर की फूलों की खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो बैंगनी रंग के होते हैं और इसलिए इसे बैंगनी क्रांति का नाम दिया जाता है। लेवेंडर के फूलों की खेती पहले केवल जम्मू कश्मीर के छोटे से क्षेत्र में हुआ करती थी, डोडा जिले में, लेकिन अब ये देश भर में किसानों के अट्रैक्शन का एक केंद्र बन गया है। लेवेंडर या नीलकंठ इसको बोलते हैं, ये एक 12 मासी सुगंधित फूल वाला झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में किया जाता है और विशेष रूप से जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, उसमें विशेष रूप से इसका यूज़ होता है। इसका तेल चिंताजनक, सूजन रोधी, एंटीनोसाइसेप्टिव और एंटीऑक्सीडेंट, रोगाणु रोधी प्रभाव के लिए जाना जाता है। इसी वजह से इसका सौंदर्य प्रसाधनों में यूज़ होता है। रेटिंग की प्रक्रिया किस फसल की खेत में अपनाई जाती है? देखिए अभी हम पढ़ रहे थे रूटिंग गन्ना, ठीक है। रेटिंग की प्रक्रिया जो है ये जूट की फसल में अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, जूट की फसल को काटने के 2-3 दिन बाद उन्हें बंडलों में बांध करके पानी में भिगो दिया जाता है, जिससे कुछ दिनों के बाद में उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है और इसके जरिए पौधे की छाल से कार्टिकल और फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। जूट भारत की जो है एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जिसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान कितना चाहिए इसके लिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता 90% के आसपास होनी चाहिए। जूट 2 प्रकार की होती है, सफ़ेद जूट जिसको बोलते हैं कोरकोरस कैप्सुलरिस, और टांसा जूट जिसको बोलते हैं हम सी ऑलिटोरियस, ठीक है। इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मृदा रहित खेती, ऐसी खेती जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, और इसकी जो अभी जो अत्याधुनिक इसकी टेक्नोलॉजी है, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और इस हाइड्रोपोनिक्स का जनक किसको कहा जाता है? तो विलियम फ्रेडरिक गैरिक, इनको हाइड्रोपोनिक्स का जनक कहा जाता है। क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स? जो भी पौधों के लिए आवश्यक गौण पोषक तत्व होते हैं, उनको साफ पानी में मिला करके पौधे के लिए बनाए गए पोषक घोल में पौधों को उगाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मिट्टी का यूज इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको मृदा रहित खेती का नाम भी दिया जाता है। इस तकनीकी के जनक हैं विलियम फ्रेडरिक गैरिक, जिन्होंने 1937 में सबसे पहले इस तकनीकी के जरिए किस पौधे को उगाया था? टमाटर की जो लताएं होती हैं, टमाटर का जो पौधा होता है, वो इन्होंने इस तकनीकी से उगाया था। इस तकनीकी से पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक उपज होती है, जगह का ठीक तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, फसल सघन होती है और मिट्टी से होने वाली जो व्याधियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनका बचाव हो जाता है। श्रम कम लगता है और जल का सदुपयोग होता है, ये इसके फायदे हैं। अगला है आदिम निर्वाह कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आदिम निर्वाह कृषि, पहला है यह आदिम औजारों की मदद से भूमि के छोटे हिस्से पर की जाती है। दूसरा है यह मानसून की मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है। मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है। ये काट और दाह यानी स्लैश एंड बर्न कृषि है। तीनों ही स्टेटमेंट जो है आदिम निर्वाह कृषि के संबंध में सही हैं। काटो एवं जलाओ, ठीक है, काटो एवं जला दो, ये इस कृषि का एक हिंदी रूपांतरण इसको बोल सकते हैं, स्लैश एंड बर्न। तो इसमें क्या है ना कि एक ही स्थान पर लगातार खेती नहीं की जाती है। कोई जंगल वंगल है उसको पहले काट कूट के साफ़ किया जाता है, ठीक है, काट कूट के साफ़ किया जाता है, फिर उसमें आग लगा दी जाती है।
आग लगाने के बाद में जो उसको वैसे ही कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में जब उसमें थोड़े पोषक तत्व पनपने लगते हैं तो वहाँ पर खेती की जाती है। यही प्रोसेस जो है अलग अलग जगहों पर दोहराया जाता है। तो इस कृषि के जो नाम हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। जैसे मैक्सिको की बात करें या मध्य अमेरिका की बात करें तो इस स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा का नाम देते हैं। वेनेजुएला में इसको कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसको मसोले का नाम दिया जाता है। इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न जो कृषि है। भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में, यानी इसमें हमारे देश की अगर बात करें भारत की, तो राज्यों के हिसाब से भी इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इसको बेवर या दाहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में इसको पामादाबी या कोमान या बरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे का नाम दिया जाता है। हिमालयन क्षेत्र में इसको खिल कहा जाता है। झारखंड में इसको कुरवा और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको शूमिंग कहा जाता है। ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम हैं। इसके बाद में आती है आपकी गहन जीविका खेती। इसके बारे में भी कुछ कथन दे रखे हैं। गहन जीविका खेती ये भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। यानी जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्षेत्रफल कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में जो है गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, इसके बाद में यह श्रम गहन खेती है, यानी इसमें श्रम ज़्यादा लगता है, जहाँ जैव रासायनिक पदार्थ और सिंचाई की उच्चतम मात्रा का उपयोग किया जाता है। जैव रासायनिक पदार्थ और सिंचाई की उच्चतम मात्रा का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो पैदावार उनको ज़्यादा लेनी पड़ती है। दोनों कथन सही हैं। वाणिज्यिक खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक खेती या कमर्शियल फार्मिंग जो होती है, ये उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी HYV गुणवत्ता के जो बीज होते हैं, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक, इनका ज़्यादा उपयोग जो है इसमें होता है। किसमें? वाणिज्यिक खेती में। क्योंकि वाणिज्यिक खेती खाने के लिए नहीं करी जा रही है, वो व्यापार करने के लिए ही, यानी जो भी फसल उगाई जाएगी उसको बेचा जाएगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से करी जा रही है। तो इसमें हाई क्वालिटी के बीज डाले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इसमें यूज होता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है चावल। चावल जो है हरियाणा और पंजाब में एक कमर्शियल क्रॉप है, वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में एक निर्वाह फसल है। हरियाणा पंजाब में क्योंकि लोगों के पास में ज़्यादा ज़मीनें हैं, ज़्यादा भूमि है और बड़े किसान हैं, तो वहाँ पर ये वाणिज्यिक फसल के तौर पर की जाती है। ठीक है, चावल की खेती, क्योंकि वहाँ पर ये लोग केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए या अपने खाने पीने के लिए चावल नहीं उगाते, उनको बेचने के उद्देश्य से वहाँ पे चावल उगाया जाता है। इस वजह से ये कमर्शियल फार्मिंग का एक उदाहरण हो जाता है। लेकिन उड़ीसा में ये जो चावल की खेती की जाती है, ये कमर्शियली न करे जा करके ये जीवन निर्वाह के लिए करी जाती है। दूसरा कथन भी सही है, दोनों सही हैं यहाँ से। तो वाणिज्यिक प्रकार की खेती की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पर आधुनिक निवेशों की उच्च मात्रा का उपयोग है, यानी जो भी वाणिज्यिक खेती होगी वहाँ पर बीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों की मात्रा ज़्यादा होगी, कीटनाशकों का छिड़काव वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे। इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य ये होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई रहनी चाहिए, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। कृषि के व्यवसायीकरण की दशा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। मतलब कोई चीज़ कहीं पर जीवन निर्वाह कृषि के रूप में कोई चीज़ उगाई जा रही है, तो हो सकता है वो दूसरे स्थान पर कैसी हो, वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाई जाए। तो ये व्यवसायीकरण की जो कंडीशन है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती है। जैसा कि प्रश्न में हमने देखा कि हरियाणा पंजाब में चावल जो है एक कमर्शियल क्रॉप है और उड़ीसा में एक जीवन निर्वाह कृषि के रूप में इसकी खेती की जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, चाय बागान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है चाय का पौधा, और चाय की झाड़ियों को वर्ष भर गर्म और नम ठंड से युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं यहाँ से। चाय का पौधा जो होता है ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस यानी नमी और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को पूरे वर्ष भर गर्म और नम पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बार बार जो बौछारें इसकी पत्तियों पर पड़ती हैं, तो उससे इसकी पत्तियों की क्या होती है, लगातार वृद्धि होती रहती है। चाय की जो खेती है ये एक श्रम प्रधान उद्योग है। ठीक है, यानी इसमें श्रम ज़्यादा लगता है, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रचुर और सस्ते कौशल श्रम की ज़रूरत होती है। ठीक है,
तो ये आपका 5वां दिन का जो भी मटेरियल था जो कि कल नहीं अपलोड हो पाया था, ये आज मैंने आपके लिए यहाँ से प्रोवाइड कराया है। आगे भी इसी तरीके के प्रश्न, अभी प्रश्न जैसे हैं इनकी क्वालिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे, इनकी क्वालिटी भी सुधरती जाएगी, मतलब और अच्छे प्रश्न मैं यहाँ से लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करने की मैं कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी हों, आपको अपने एग्ज़ाम में जो है वो काम आएँ, उनका बेनिफिट आपको मिले। ठीक है?